यार एक स्टूडेंट्स का सेमिनार चल रहा था, बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट आए हुए थे। तभी लोगों ने उनसे क्वेश्चंस किया कि सर आप हमें बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है। किसी ने जवाब दिया मेडिकल एंड फार्मा, किसी का जवाब आया ऑयल एंड एनर्जी, किसी ने बोला नहीं डायमंड और गोल्ड से बड़ा बिजनेस नहीं है। और पता है उसी भीड़ में एक आदमी उनको सुन रहा था और हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों के पास डिग्री जरूर है, इन्होंने पढ़ा है, लेकिन इस दुनिया को नहीं समझ पाए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है आतंकवाद, टेररिज्म। अगर आतंकवाद बिजनेस है तो इसके मालिक हैं कौन? इसके मालिक हैं वॉर इंडस्ट्री, क्योंकि आतंकवाद कभी खत्म नहीं होता, वो कुछ पल के लिए ठहरता है। सिर्फ आतंकवादी मरते हैं, लेकिन हथियार हमेशा जीवित रहते हैं, सिर्फ उनको चलाने वाले हाथ बदल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पहलगांव अटैक को डीकोड करेंगे कि क्यों पहलगांव अटैक हुआ, इसको करवाने वाले कौन थे। यार किसी ना किसी को तो दुनिया में फायदा हुआ होगा ना इस अटैक से। हजारों मासूम लोग मारे गए यार, वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई। तो हर पहलू को समझेंगे ताकि मैं आपको इस ऑपरेशन को डीकोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस ऑपरेशन को डीकोड पर समझ गए तो आप दुनिया के हर ऑपरेशन को डीकोड कर लोगे यार। तो हम शुरू से आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या टेररिज्म सिर्फ पहलगांव अटैक पर ही हुआ था? नहीं, हम स्टार्ट करते हैं 1993 हिंदुस्तान के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद 2001 के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर एक अटैक, फिर 26/11 जैसे आप सबको पता है ताज पर। और थोड़ा सा और नजदीक आते हैं तो लगभग 10 फरवरी 2018 को सेम इसी पैटर्न में 5 टेररिस्ट क्या होते हैं हमारे जेएनके के अंदर एंटर होते हैं और 36 ब्रिगेड के अंदर घुसते हैं, से आर्मी ड्रेस में पहने हुए, और सोए हुए निहत्थे आर्मी वालों के ऊपर फायर करते हैं। और काउंटर ऑपरेशन के अंदर वो सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, जिसमें हमारे 6 जवान भी शहीद होते हैं। पैटर्न सेम था जो पहलगांव का पैटर्न था। क्या इन आतंकवादियों को मारने से ये टेररिज्म रुक गया? कौन है जो इस टेररिज्म को करा रहा है? कोई ना कोई तो है। हर बार आतंकवादी मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं। ये कहां से आते हैं? कौन इनको फंड करता है? किसे इन सबसे फायदा है? ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 2018 के अंदर जो मैंने आपको बताया कि 36 ब्रिगेड के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसको आईएसआई चीफ हमजा ने करवाया था। उस टाइम पाकिस्तान आईएसआई का वो ब्रिगेडियर था, और 17 जून 2024 को किसी अननोन गनमैन ने उन्हें मार दिया। और जो जैसे आज पहलगांव अटैक जो 22 तारीख को कुछ एक मिलिटेंट देश के अंदर एंटर होते हैं और हमारे जो नॉर्मली टूरिज्म वहां पर चल रहा था उनके ऊपर एक अटैक किया जाता है और निर्मम तरीके से उनकी हत्या होती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहलगांव से वो लोग कहां चले गए यार? क्योंकि वहां से एलओसी की दूरी लगभग 115 किलोमीटर के आसपास है इतनी, और फोर्स ने विद इन आधे घंटे के अंदर एक्शन किया, तो कहां छुप गए? और आज भी उन लोगों का नहीं पता चला। तो इस हर चीज को, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि इस सब के पीछे कौन है। इस पूरे ऑपरेशन को हम लोग डिकोड करेंगे। एक एक पॉइंट पर आते हैं। टेररिज्म, पाकिस्तान, आतंकवाद की धरती। यार पाकिस्तान की आईएसआई चलो आतंकवादी पैदा करती है, पाकिस्तान के आईएसआई को फंड कौन करता है? कौन है जो उन्हें पैसे देता है? किससे प्रॉफिट है? आईएसआई को हजारों करोड़ की फंड मिलती है। आईएसआई क्या करता है? लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, टीआरएफ जैसे ग्रुप को खड़ा करता है और उनको फंड देना शुरू करता है। अब आईएसआई अपनी जेब से तो फंड नहीं दे रहा ना यार, कोई ना कोई तो होगा जो आईएसआई को भी फंड कर रहा है। लेकिन उनको क्या फायदा है आईएसआई को फंड करने से? थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको ग्लोबल, इस पूरी दुनिया के आर्म्स इंडस्ट्री का बिजनेस बताऊंगा तो शायद आप शॉक रह जाओगे। आपको पता है पूरा ग्लोबल इंडस्ट्री का जो बजट, मतलब एक साल का जो प्रॉफिट है वो है 2.2 ट्रिलियन का, मतलब 2.2 ट्रिलियन। यार भाई वो मेरे कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। और आपको मैं बताऊं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े अगर 4 देश में आपको बताऊं जो आर्म्स इंडस्ट्री के अंदर निर्यात करते हैं, उसमें यूएसए सबसे नंबर 1 है, जिसका 40% वेपन्स पूरी दुनिया को जाते हैं। रशिया 16% वेपन यार, फ्रांस 11% वेपन, चाइना 5.2% वेपन। ये दुनिया के 4 बड़े देश हैं
जो पूरी दुनिया को क्या करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं। अब हथियारों की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर आप किसी से पूछो कि आपको रोटी, आटा, चावल की जरूरत क्यों पड़ती है, जब आपको भूख लगती है तभी आपको जरूरत पड़ती है। आज पहलगांव के ऊपर एक अटैक हुआ। ये अटैक पहलगांव में नहीं था यार, ये अटैक पूरी दुनिया में था। पता है क्यों? इस अटैक से पूरी दुनिया चौकन्ना हो गई और उन्होंने बोला यार हमारे को तो सेफ्टी के लिए वेपन्स की जरूरत है भाई, हमारे को हथियार चाहिए। जब भी आपने सुना होगा कि कभी आपदा आने की खबर होती है तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार आपदा आएगी, हम राशन भर लेते हैं, हम दवाइयां ले लेते हैं। सेम वैसे ही देशों को लग गया कि अटैक कभी भी हो सकता है, कभी भी दो देशों के बीच जंग हो सकती है, तो हर देश के अंदर क्या हो गई, होड़ पैदा हो गई हथियारों को खरीदने की। आप थोड़ा सा समझो कि हथियार, वेपन्स, अगर आप वेपन्स को समझो, मैं आपको छोटा सा बताता हूं। JF-17 चाइना का बनाया हुआ एक फाइटर प्लेन, जो कौन यूज कर रहा था, जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, उसकी कीमत 15 से 30 मिलियन डॉलर की कीमत। अगर आप राफेल की कीमत बोलो, जो राफेल हम यूज कर रहे हैं, वो हमने 6300 करोड़ का है। ये ऊपर भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। अगर आप S-400, जो बहुत आपने न्यूज़ों में सुना कि S-400 ने हमारा एयर सिस्टम, पाकिस्तान के पूरे मिसाइल को क्या कर दिया, बीच में ही गिरा दिया। ठीक है, हमारे देश में कोई भी मिसाइल नहीं आने दी। अगर आप उसकी कीमत दोनों सुनोगे तो शॉक हो जाओगे, 1.25 बिलियन डॉलर की। और उससे भी बड़ी शॉकिंग, एक सिंगल मिसाइल जब S-4 से चला, उसकी कीमत 1 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ये पैसा कहां जा रहा था? पाकिस्तान ने जिस HQ-9 को यूज किया, 200 से 400 मिलियन डॉलर की कीमत उसकी, और आपको पता है उसकी एक सिंगल मिसाइल की कीमत 3 लाख डॉलर। ये सारा प्रॉफिट किसे जा रहा है? कोई ना कोई तो वॉर इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिट जा रहा है। अगर आप दुनिया के ग्लोबल मिलिट्री बजट सुनोगे तो वो भी शॉकिंग। पूरी दुनिया का मिलिट्री का जो बजट है वो है 2.44 ट्रिलियन डॉलर का। अगर आप सिर्फ अमेरिकन आर्मी का मैं आपको बजट बताऊं तो 850 बिलियन डॉलर का बजट सिर्फ एक साल का। अगर भारतीय सेना का बजट आपको मैं बताऊं तो 6,81,000 करोड़ का बजट एक साल का। यह बजट और भी इंक्रीज हो सकता है। ये नॉर्मल बजट है, जब भी वॉर का सिचुएशन होता है ये बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जो भी ये बजट जाता है किसी देश का, ये पैसा जाता कहाँ है यार? आर्मी वाले की तो सैलरी नहीं बढ़ती है ना। अगर दुनिया की कोई भी आर्मी हो, चाहे वो फोर्स लड़ाई कर रही हो या अपने घर पर बैठी हो या छुट्टी में आई हो या नॉर्मल ड्यूटी कर रही हो, उनकी सैलरी सेम है। ऐसा नहीं कि एक वॉर हो गया तो एक आर्मी वाले का तनख्वाह डबल हो जाएगी, लेकिन आर्मी का बजट डबल हो गया, 3 गुना हो गया, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है? आर्म्स इंडस्ट्री को। तो दुनिया में कोई ना कोई तो है जो ट्रिलियंस में पैसा कमा रहा है। अगर मैं आपको इस दुनिया की टॉप की सिर्फ 3 वेपन्स कंपनी का नाम बताता हूं, आर्म्स कंपनी का, और आपको शॉक होगा, लॉकहीड मार्टिन, जिसका एक साल का रेवेन्यू है 64.5 बिलियन डॉलर, एक सिंगल आर्म्स कंपनी का एक साल का रेवेन्यू है भाई ये। अगर मैं आपको दूसरा बताऊं, राइटन टेक्नोलॉजी, इसका भी एक साल का जो रेवेन्यू है वो 41 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू है, इसकी कमाई है इसकी। अगर तीसरा बताऊं, बोइंग डिफेंस, अगर आप इसका भी रेवेन्यू सुनोगे, अगर आप इसकी भी प्रॉफिट सुनोगे तो 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा का प्रॉफिट है। और तीसरा सबसे बड़ी शॉकिंग चीज, ये तीनों की तीनों कंपनियां पता है किसकी है? यूएस बेस्ड है। तो दुनिया का सारा पैसा कहां जा रहा है? यूएस में। और पैसा कब जाएगा? जब इस दुनिया में वॉर की सिचुएशन पैदा होगी। वॉर की सिचुएशन कैसे पैदा होगी? जब दुनिया में टेररिज्म बढ़ेगा। अगर टेररिज्म बढ़ेगा तो पहलगांव जैसे अटैक होंगे। ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, ये दुनिया के हर देशों के साथ है यार। अगर आप देखो कि इजराइल के ऊपर भी एक अटैक हुआ जो हमास ने किया, और क्या हो गया? इजराइल ने एक वॉर का रूप ले लिया और आज भी इजराइल वॉर पर है यार। सेम सिचुएशन आप किसके साथ ले सकते हैं? सेम सिचुएशन आप रशिया और यूक्रेन के साथ ले सकते हैं। एक टेररिज्म अटैक और वॉर का रूप ले लिया, और सारा का सारा पैसा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वॉर इंडस्ट्री को प्रॉफिट। अगर आपको मैं ये बोलूं कि इस दुनिया के अंदर प्राइवेट आर्मी, शायद आपको हो गया अरे प्राइवेट आर्मी क्या होती है, क्योंकि इंडिया में तो कभी किसी ने प्राइवेट आर्मी का नाम सुना ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में प्राइवेट आर्मी है ही नहीं यार। दुनिया के अंदर प्राइवेट आर्मी जो सेम आर्मी की तरह जंग लड़ती हैं, जिनका बजट आर्मी से ज्यादा होता है, जो इक्विपमेंट्स और मिसाइल्स हम यूज कर रहे हैं वही वो यूज करते हैं। अगर मैं नॉर्मली आपको दुनिया के 3 बड़े प्राइवेट आर्मी का नाम बताऊं, वॉगनर ग्रुप रशिया का, ट्रिपल कॉनोपी यूएसए की, ओली ग्रुप यूके का, इस दुनिया में क्यों पड़ गई प्राइवेट आर्मी की जरूरत यार? हमें तो जरूरत नहीं पड़ी,
बहुत शॉकिंग होगा कि अगर प्राइवेट आर्मी की जरूरत क्यों है, कौन उन्हें फंड करता है? कोई ना कोई तो होगा जो प्राइवेट आर्मी को भी फंड करता है। तो इस पूरे ऑपरेशन पहलगांव को हम इन्हीं पहलों से सुलझाने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी तरीके से। क्या है, आईएसआई को एक बहुत मोटा फंड आता है, कितना है नहीं मालूम, लेकिन एक फंड दिया जाता है और आईएसआई वो फंड क्या करती है, लश्कर तोयबा को देती है कि तुम्हारे को क्या करना है, हिंदुस्तान पर एक अटैक करना है। सपोज करो आईएसआई के पास 10,000 करोड़ की फंड आई और 10,000 करोड़ का फंड में से आईएसआई ने क्या कर दिया, 200 करोड़ का फंड दे दिया किसको, लश्कर तोयबा को। लश्कर तोयबा ने क्या किया, एलईटी ने, मौलाना मसूद अजहर तो दुनिया की नजर में है, उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने 2019 में एक टीआरएफ अपना एक शैडो ग्रुप खोल रखा है, एक छोटा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है, वो इस ऑपरेशन को पूरा करेगा। टीआरएफ को इस काम में लगा दिया जाता है, ठीक है। और टीआरएफ का काम होता है हिंदुस्तान के ऊपर एक टेररिज्म अटैक करना, क्योंकि टीआरएफ दुनिया की नजरों में तो है ही नहीं। लेकिन अब आईएसआई ये प्लान कैसे करेंगे, आतंकवाद का इस बार रैकी करने का तरीका चेंज कर दिया। आईएसआई ने बोला यार नहीं, हम मैन पावर भेज के रैकी नहीं करेंगे, हम अपने आदमी की जान खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे जो आतंकवादी है ना बहुत मेहनत से बड़े होते हैं, जिन्हें हम हलाल करने के लिए रखते हैं, लेकिन अब इनकी जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो आईएसआई ने अपनी एक शैडो कंपनी जिसका नाम था बीएसआई, पाकिस्तान की, अब्दुल्ला सैयद इसका मालिक, इसने सेम मैक्सएट टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया, कांटेक्ट किया और बोला हमारे को सैटेलाइट इमेज की ज़रूरत है, हमारा ऐसा वर्क है कि हमारे को इमेजेस की ज़रूरत होती है, जैसे कोई रियल एस्टेट्स के काम करते हैं, देखते हैं यार हमारे को यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, लैंड ठीक है या नहीं है, कि किसी का काम होता है रिसर्च का काम, उनको भी सैटेलाइट की। तो सेम इसी मैक्सएट टेक्नोलॉजी ने इस बीसीआई का क्या किया, वेरिफिकेशन किया, ओके हुआ और यहाँ से उन्होंने सैटेलाइट देना शुरू कर दिया, इमेजेस देना सैटेलाइट। तो इस बीसीआई कंपनी को जब सैटेलाइट मिलना शुरू हुआ तो इसने हमारे पहलगांव, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के आसपास के पूरे सैटेलाइट इमेजेस लेना शुरू कर दिया। और आपको पता है सैटेलाइट इमेजेस इतनी कॉस्टली होती हैं कि पर क्लिक करने के 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए लेते हैं। सोचो अगर एक इमेज को 100 टाइम क्लिक किया गया हो तो वो इमेज कितनी कॉस्टली होगी। यहां तक कि अगर पहलगांव के ऊपर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसके जूते के ऊपर चींटी चल रही है ना, तो वो इमेज भी किसको मिल रही थी, बीएसआई को मिल रही थी, यानी कि आईएसआई की एक शैडो कंपनी को मिल रही थी। और वो कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, इमेजेस लेना शुरू किया, उनके मिलिटेंट को कहां से भारत के अंदर आना है, इस पूरे टेररिज्म अटैक करके कहां निकलना है, ये उन्होंने पूरी की पूरी एक प्लानिंग करी। और सेम उनके प्लान के हिसाब से 22 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, निहत्ते टूरिज्म के ऊपर एक अटैक किया और गायब हो गए। और आज तक भी उनका नहीं पता चला। हमारी सीक्रेट सर्विस लगी हुई है, हम लगातार लगे, लेकिन वो कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता चला। बहुत सारे नाम आए लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं आया। अब मैं दोबारा आता हूं इसी बीएसआई कंपनी के ऊपर। क्या अमेरिका ने इसकी मतलब वेरिफिकेशन नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है? और क्यों नहीं किया होगा? अब्दुल्ला सैयद ये वो आदमी था जिसके ऊपर 2021 में अमेरिका ने कई करोड़ों का जुर्माना लगाया था यार इस आदमी के ऊपर। इसके ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि ये पाकिस्तान ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन को न्यूक्लियस की डिटेल देता है, और आज तक दुनिया में कभी ये नहीं पता चल पाया कि इसका करोड़ों का जुर्माना किसने भरा। वो मैं आपको बताता हूं, इसी आईएसआई ने। दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंसी सीआईए को क्या ये नहीं पता होगा कि ये अब्दुल्ला सैयद क्यों हिंदुस्तान के इमेजेस ले रहा है? पता सबको सब था, क्योंकि ये टेररिज्म अटैक आगे चल के क्या होना था, एक वॉर के रूप में कन्वर्ट होना था। फिर आप आगे कहोगे यार कि वॉर क्यों नहीं हुआ, क्यों सीज फायर लगाया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सेम हम दोबारा उसी पॉइंट पर आते हैं कि टीआरएफ को एक फंड मिला। टीआरएफ ने क्या किया, हिंदुस्तान के ऊपर एक टेररिज्म अटैक किया। और सेम 7 मई 2025 को इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस से लेकर लॉन्च पैड से लेकर आतंकवादी संगठन खत्म हो गए। पाकिस्तान के कई आतंकवादियों को हमने मार दिया। पाकिस्तान को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। क्या आपको क्या लगता है ये बात आईएसआई को नहीं पता थी कि हिंदुस्तान इस टेररिज्म अटैक के बदले एक्शन लेगा, जबकि हिंदुस्तान पहले भी पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुका है? आप सबको पता है
ये दूसरा एयर स्ट्राइक था पाकिस्तान के ऊपर और एक डायरेक्ट एक्शन था जहां पर हमारी एयर फोर्स भी क्या हुई, इंक्लूड हुई। तीनों सेनाओं ने मिलकर एक साथ ऑपरेशन किया था। ये सब बातें पाकिस्तान को पता था और पाकिस्तान को पता था कि मेरा नुकसान होगा, मैं हजारों करोड़ के नुकसान में जाऊंगा, फिर भी उसने सब कुछ होने दिया। पता है क्यों? क्योंकि वॉर इंडस्ट्री की तरफ से इसी पाकिस्तान को हजारों लाखों करोड़ की फंडिंग आई थी। समझो कैसे? इस वॉर की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लाखों करोड़ का। जैसे मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया यार कि S-400 की सिर्फ एक मिसाइल की कीमत 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन डॉलर है यार। आप समझ रहे हो एक राइफल की कीमत कितनी है? हिंदुस्तान कितने हथियारों का ऑर्डर करेगा? एशिया के बड़े बड़े देश कितने हथियारों का ऑर्डर्स करेंगे? क्योंकि दुनिया को समझ में आ गया कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो देश को मजबूत करना पड़ेगा। देश कब मजबूत होगा? जब आप वेपन्स खरीदोगे। तो जिसे आप एक छोटा सा टेररिज्म अटैक समझ रहे हो, इसके पीछे वॉर इंडस्ट्री का कितना बड़ा गेम है यार। जो वॉर इंडस्ट्रीज 2.2 ट्रिलियन का बिजनेस कर रही है, उसको क्या फर्क पड़ता है 2-4 लाख करोड़ देने का? अगर 2-4 लाख करोड़ टेररिज्म को दे भी देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, क्योंकि उसको रिप्ले में वापसी में हजारों ट्रिलियंस डॉलर्स मिल रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नए आतंकवादी दोबारा तैयार होंगे। हर बार सिर्फ आतंकवादियों के चेहरे बदल जाएंगे, आतंकवादियों के हाथ बदल जाएंगे, वेपन्स वही रहेंगे यार। यही वॉर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गेम है। 10 मई 2025 को शाम को 5 बजे क्यों सीज़फायर लगा दिया गया? उसके पीछे का रीजन मालूम है दुनिया की बड़ी से बड़ी वॉर इंडस्ट्री को कि अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर में झुक जाता है, हमारी इकोनॉमी क्रश होगी। ये इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है वो कहीं ना कहीं कहां पहुंचनी चाहिए? वॉर इंडस्ट्री को जानी चाहिए। कहीं ना कहीं तो पैसा जाए। अगर वॉर नहीं हो भी होगा तो भी वेपन खरीदेंगे यार, वॉर होगा भी तो भी वेपन खरीदेंगे। सिर्फ उन्हें अपने हथियार बेचने से मतलब है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सारी दुनिया खत्म हो जाए, हजारों निर्दोष लोग मारे जाएं। इससे वॉर इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उनके हथियार बिकने चाहिए, बस। अब हम आते हैं जो जैसे मैंने आपको बताया था प्राइवेट आर्मी। भाई क्यों जरूरत पड़ी प्राइवेट आर्मी की? समझाने की कोशिश करता हूं एक बहुत आसान शब्दों में ताकि आपको समझ में आ जाए। हिंदुस्तान में प्राइवेट आर्मी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर हिंदुस्तान में प्राइवेट आर्मी होती तो क्या होता। अगर होती, जैसे रशिया के अंदर वागनर ग्रुप मैंने आपको बताया, इंग्लैंड की ओली ग्रुप, ठीक है, ट्रिपल कॉनोपी अमेरिका की। एक्चुअली क्या होता है, हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कर दिया, वागनर ग्रुप को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम क्या करो, यूक्रेन के साथ फाइट करो, और ये प्राइवेट आर्मी फाइट कर रही है। सेम अमेरिका ने भी जब वियतनाम वॉर हुआ था वहां भी प्राइवेट आर्मी का यूज किया था यार। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि सपोज करो कि रशियन आर्मी के 1000 सोल्जर शहीद होते हैं। अब उनके सोल्जर की बात कर रहा हूं मैं, ये प्राइवेट आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं। जब 1000 सोल्जर शहीद होंगे तो रशियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? 1000 सोल्जर को शहीद होने के बाद उन्हें करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। जैसे होता है, हर देश का रूल है यार, अगर कोई भी सोल्जर शहीद होता है तो उससे देते हैं, और देने चाहिए क्योंकि अपने देश के लिए शहीद हुआ है। तो वैसे ही रशियन आर्मी भी देती है अपने सोल्जर को। उसके अलावा जीवन भर उसको पेंशन भी देती। तीसरा चीज क्या होता कि रशियन गवर्नमेंट को एक नया सोल्जर रशिया में डालना पड़ता। 3, और सबसे बड़ी चौथी चीज कि रशियन गवर्नमेंट को अपने पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, यार मेरे तो इतने सोल्जर शहीद हो गए। पब्लिक का दबाव आता, भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारे हजारों सोल्जर मर रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, सीधा ठेका दे देते प्राइवेट आर्मी को। ये पकड़ो भाई, 1000 करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 बिलियन डॉलर सीधा ठेका जाता है प्राइवेट आर्मी को, और बोलते हैं लड़ो। अब प्राइवेट आर्मी का क्या है यार, एक बारी पैसा ले लिया ना। अब यूक्रेन युद्ध में वागनर ग्रुप के हजारों लोग भी मर रहे होंगे, इससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि रशिया को अपनी पब्लिक को जवाब देना ही नहीं है कितने लोग मर रहे हैं, ना कोई गिनती में है। पब्लिक का कोई दबाव ही नहीं आएगा क्योंकि वागनर ग्रुप ने तो ठेका ले लिया भाई, रशियन आर्मी की जगह वो लड़ रहा है। सिर्फ क्या कर दिया, एक साथ ठेका दे दिया।
ना उन सोल्जरों को, जो भी प्राइवेट आर्मी के सोल्जर है उनको पेंशन भी नहीं देना। इससे कितने बेनिफिट हैं, लेकिन इन प्राइवेट आर्मियों को फिर भी हजारों करोड़ की फंडिंग होती है। आप समझ रहे हैं क्यों? सेम, ताकि वॉर इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सके। एक प्राइवेट आर्मी इसलिए बनाई जाती है, सेम वही काम करती है जो एक आर्मी करती है। लेकिन हम हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान कभी प्राइवेट आर्मी नहीं बनाती और हम किसी भी प्राइवेट आर्मी को सपोर्ट नहीं करते। शायद मैं आपको एक पहलगांव में हुए अटैक से समझाने की कोशिश किया कि जिसे आप एक टेररिज्म अटैक के रूप में देखते हैं, एक आतंकवादी अटैक है, या पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक अटैक किया, लेकिन इसके पीछे कौन सी बड़ी प्लानिंग है। पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, आईएसआई चीफ आसिम मलिक, उन सबको पता था यार क्या रिएक्शन होगा। सभी को पता है कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर मारे जाएंगे, उनके एयरफोर्स के सोल्जर मारे जाएंगे। देखो, आतंकवादियों की तो कोई कीमत ही नहीं है पाकिस्तान में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक दिखावट है, वो एक दिखावा करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम जिहाद लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस्लाम के लिए लड़ो, पाकिस्तान आर्मी तुम्हारे साथ है। लेकिन वो कभी उन आतंकवादियों को भी नहीं बताते कि हजारों करोड़ की फंडिंग हमने हमारे स्विस अकाउंट में ले रखी है। पाकिस्तान के एक्स जनरल बाजवा 13 अरब की संपत्ति है, ऐसा बाजवा कहते हैं। जो आदमी कहता है मेरे पास 13 अरब रुपए होंगे, तो आप समझ लो कि 100 अरब से ज्यादा पैसे होंगे। ये पैसे कहां से आए यार? किसी ने दिए हैं पैसे। अब ऐसा तो नहीं है कि बाजवा कोई जंग जीत रखा है, या 1971 की जंग जीता हो, 99 की जंग जीता हो, उसको इनाम मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने जीवन में जंग नहीं जीता, लेकिन इनके अकाउंट पूरे भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि टेररिज्म को पैदा करते हैं। जब टेररिज्म पैदा होगा तो क्या होगा? हथियार बिकेंगे। जब हथियार बिकेंगे तो वॉर इंडस्ट्री को फायदा होगा। बस समझने की कोशिश करो कि क्यों दुनिया के अंदर आतंकवाद होता है। अब हम आते हैं आतंकवाद के ऊपर। आप बोलोगे यार मैंने सब कुछ बता दिया, टेररिज्म हैरिज्म, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं आतंकवाद। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि क्या इस दुनिया में कभी आतंकवाद खत्म हो सकता है, मेरा आंसर अच्छा नहीं है, लेकिन सच है कि दुनिया में आतंकवाद को कभी नहीं खत्म किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप इस दुनिया में किसी की सोच को रोक सकते हो? इस दुनिया में आप सोच को नहीं रोक सकते, तो आप आतंकवाद भी नहीं रोक सकते। क्योंकि आतंकवाद की जो शुरुआत होती है वो सोच से होती है। इस दुनिया में जब भी किसी आतंकवादी संगठन या किसी आतंकवादी ने जन्म लिया होगा, तो पहली बार एक सोच हुई होगी। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक आदमी खड़ा होता है समाज में और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। हो सकता है कि शुरुआत में उसकी मांग सही हो, वो उसके हक के लिए लड़ता है। जब ये धीरे 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 पावर में आते हैं, तो इनका क्या होता है, जो हक की लड़ाई थी वो पावर में बदल जाती है। और आईएसआई जैसे संगठन इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो आप मेरी बात समझे कि एक सोच कैसे आतंकवाद की रूप ले लेती है। दुनिया में आप किसी भी टेररिज्म का इतिहास उठाकर देख लेना, दुनिया के किसी भी टेररिज्म का इतिहास, जब उसने पहली बार आवाज उठाई होगी तो वो एक सोच होगी, और वो सोच धीरे 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 कैसे एक आतंकवाद का रूप ले लेती है। मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं आपको। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो अफगानिस्तान में पहली बार मुजाहिदीन तैयार हुए थे, और उन मुजाहिदीन ने एक चीज बोला था कि हम यूएसएसआर को बैकफुट करेंगे, हम यूएसएसआर को हमारी धरती में नहीं आने देंगे, हम कम्युनिस्ट को अफगानिस्तान में नहीं आने देंगे। उनकी सिर्फ ये मांग थी। और आपको पता है कि धीरे धीरे वही मुजाहिदीन ने कैसे अल कायदा और आईएसआईएस का रूप लिया। और उससे भी बड़ी शॉकिंग कि उन मुजाहिदीन को सपोर्ट करने वाला भी वही यूएसए था। और इन्हीं मुजाहिदीन, इसी आईएसआईएस, इसी अल कायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी अटैक किया। तो जिस आतंकवाद को आप पाल रहे हैं या जिस आतंकवाद को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कभी ये मत समझना कि आपके दहलीज तक नहीं आएगा। ये आपके दहलीज तक भी आएगा, बेशक देर लगेगी, लेकिन घर आपके भी जलेंगे इसमें। एक और सवाल, बहुत सारे लोग कहेंगे यार सर कि अगर ये दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी आर्म्स इंडस्ट्री सारी यूएस की है, तो क्यों ट्रंप ने ये वॉर नहीं होने दिया, क्यों सीज़फायर लगा दिया? तो मैं आपको ये भी क्लियर करूं
कि वॉर इंडस्ट्रीज बेशक अमेरिका की धरती पर है या दुनिया की किसी भी धरती में हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉर इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टेररिज्म यूएस में भी हो, यूएस भी वॉर में धकेल जाए, इस वॉर इंडस्ट्री को कोई नहीं फर्क पड़ता यार। ये किसी देश के नहीं होते। आप कभी ये मत समझना कि अगर रशिया की कोई वॉर इंडस्ट्री हो या इजराइल की कोई वॉर इंडस्ट्री हो तो इजराइल से प्यार करती है। ये किसी से प्यार नहीं करते, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो ये आप सोचो, बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, आवाज उठाना शुरू कर दिया, यार क्यों सीज फायर रख लिया, वॉर होने देते, वॉर क्यों नहीं होने दिया, पाकिस्तान को खत्म कर दो। सिर्फ एक दिन के वॉर का खर्चा कम से कम 10,000 करोड़। आप क्या चाहते हैं कि एक वॉर की वजह से ये सारा का सारा पैसा उन लोगों के तिजोरियों में जाए जो ये वॉर कर रहे हैं, या यही पैसा आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए लगाया जाए जिससे आपके बच्चों का भविष्य हो। मैं खुद एक सोल्जर हूं और मैंने आपको बोला कि एक सोल्जर का धर्म होता है हमेशा अपने देश की रक्षा करना। एक सोल्जर को सिर्फ ऑर्डर्स की जरूरत होती है यार। वो तो बॉर्डर्स में खड़े हैं, वो आज भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, उनको सिर्फ ऑर्डर्स चाहिए, वो अभी भी वॉर के लिए चले जाएंगे। लेकिन वॉर दुनिया में किसी भी समस्या का हल नहीं है यार। ये जब इस किसी भी वॉर को शुरू करना हमारे हाथ में होता है यार। और मैं आपको ये बताऊं कि वॉर को खत्म करना फिर दुनिया में किसी के हाथ में नहीं होता। हम इसे सिर्फ शुरू कर सकते हैं, खत्म हम नहीं कर सकते। तो आज मैंने आपको जितना भी समझा पाया, ये जानकारी मैंने सिर्फ इसलिए दी ताकि आप इस पूरे वर्ल्ड को समझ पाओ यार, इस वॉर इंडस्ट्री को समझ पाओ। जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, जो ट्विटर्स में, जो व्हाट्सएप में, जो वीडियोस के थ्रू आ रही है, वो सब कुछ सच नहीं है यार। आपको वही दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हो। वॉर इंडस्ट्री कभी ये नहीं बोलेगी कि इस दुनिया में जितना भी टेररिज्म हो रहा है, जितना भी युद्ध हो रहा है, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, ये हम करा रहे हैं। ये दुनिया में कौन बोलेगा यार? कोई भी नहीं बोलेगा। चाहे आज रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा हो, इजराइल और गाजा का चल रहा हो, पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो गया यार। और आपको पता है कि इस वॉर इंडस्ट्री ने बहुत बारी कोशिश करी कि हिंदुस्तान भी युद्ध में आ जाए। सेम आज श्रीलंका में जाकर देखो, हमारे श्रीलंका को क्या हाल किया उन्होंने बगल में, और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हिंदुस्तान वहां इंटरफेयर करे। आप बांग्लादेश के अंदर देख सकते हैं कैसे सरकार को गिराया गया, कैसे बार बार हिंदुस्तान को उकसाया गया कि हिंदुस्तान वॉर पर आए। लेकिन एक वॉर पर जाने से एक देश हजारों साल पीछे जा सकता है यार। पता है, शुरू में अच्छा लगता है, शुरू में हम लोग बहुत जोश में होते हैं, ट्वीट करते हैं कि हम ये कर देंगे। जब कोरोना शुरू हुआ था ना, तो हर आदमी ने बोला था कि यार मजा आ गया यार, घर पर रहेंगे, छुट्टी रहेगी, स्कूल नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। 2-3 दिन बहुत खुश थे। जैसे 10-15 दिन हुए ना, लोगों को घुटन शुरू हो गया है कब खत्म होगा करके। लोगों को एक एक पल निकालना भारी हो गया। आपको पता है, लोगों ने इतनी लाशें कभी नहीं देखी जितनी कोरोना में देखी अपनों को खोदते हुए। तो वॉर तो इससे 1000 गुना ऊपर है यार। तो जितना भी मैं आपको बता पाया, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि दुनिया के अंदर एक छोटे से ऑपरेशंस के पीछे किन बड़ी ताकतों का हाथ होता है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धन्यवाद।